चलिए सभी को नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद। आज हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी में चर्चा करेंगे इंटेलिजेंस का। इसमें हम 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता चुके हैं। आज 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न सीटेट और जेटेट में या विभिन्न राज्यों में जो टेट का परीक्षा होता है उसमें इस तरह के प्रश्न ही पूछे जाते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिए कि इतना अच्छा क्वेश्चन का इसमें सिलेक्शन है कि आप वीडियो को अंत तक देखिए तो आपको लगेगा कि सच में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले बोलेंगे जितने नए लोग हैं सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और सब कोई लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए। हम बीच में फिर चर्चा नहीं करेंगे। चलिए अगली स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु उसका 10 वर्ष है, ठीक है, तो उसका IQ यानी बुद्धि लब्धि क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग जान रहे हैं IQ का फॉर्मूला क्या होता है। IQ इक्वल टू हम लोग जानते हैं IQ इक्वल टू होता है क्या, मेंटल एज, ठीक है, बाय रियल एज। रियल एज या क्रोनिकल एज दोनों होता है, इनटू हम लोग क्या करते हैं 100। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ हम लोग जानते हैं तो इसमें फॉर्मूला हम पुट करिए। तो M इक्वल टू मेंटल एज दिया हुआ है 12, ठीक है, बटा दिया हुआ है रियल एज दिया हुआ है 10, ठीक है, इनटू हम लोग कर देंगे 100 से। ठीक है, चलिए आगे देखिए, एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो कट जाएगा, तो 12 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 120, यानी IQ उस बच्चा का कितना है 120। तो 120 मेरा आंसर देखिए पहला हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए देखिए आगे। अब कहता है कि आप 8वीं कक्षा के अध्यापक हैं। ठीक है, मान लीजिए आप 8वां क्लास का क्लास टीचर हैं। कहता है आप इस कक्षा के एक छात्र का बुद्धि लब्धि जो होता है IQ आप 130 से अधिक पाते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि वह किस तरह का बालक है, मंदबुद्धि नहीं होगा, औसत नहीं होगा, अतिश्रेष्ठ या फिर सामान्य बुद्धि। देखिए अतिश्रेष्ठ होगा। हम लोग डिटेल में चर्चा किए हैं कि कितना आयु तक के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी मंदबुद्धि किसको बोलेंगे, पिछड़ा बालक पीछे बोलेंगे, विशिष्ट बालक ये क्या बोलते हैं, प्रतिभाशाली बालक क्या बोलेंगे, डिटेल चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ 130 से अधिक वाला क्या होगा, श्रेष्ठ बुद्धि वाला होगा। आगे 53 कहता है कि देखिए पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है। पहला ऑप्शन दिया है भौतिक सामाजिक पर्यावरण में, या फिर जन्मजात वृद्धि, या फिर परिवार की मांग या कार्य जीवन की मांग। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आंसर होगा इसमें, भौतिक और सामाजिक पर्यावरण। नेक्स्ट प्रश्न में कहता है क्या कि बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कहता है कि बुद्धि क्या है, नवीन पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है, या फिर बुद्धि सीखने की योग्यता है, या फिर बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। देखिए इसमें पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा, यानी इनमें से सब है। ठीक है, आंसर होगा। आगे चलिए देखिए 55 बुद्धि व्यक्ति की वह समुच्चय या सार्वभौमिक क्षमता है जो उसे उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने, तर्कपूर्ण चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन में सहायता करती है। यह कथन है, यह किसके द्वारा कहा गया है, वेस्लर के द्वारा, या हेबर या फ्राइड के द्वारा, थ्रस्टन के द्वारा, या टर्मन के द्वारा। तो यह कथन जो होता है वेस्लर के द्वारा कहा गया है। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि बुद्धि को बहुत से विद्वानों ने अपने अपने अनुसार से परिभाषित किया है। इसमें से आपको याद रखना होगा, या फिर पहला वीडियो और अभी वाला वीडियो दोनों को मिला करके जितना भी परिभाषा दिया गया है किस किस विद्वान द्वारा दिया गया है, इसको एक नोट कर लीजिए ताकि, और याद भी रखिए इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, या पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए 56 फिर देखिए IQ यानी बुद्धि लब्धि प्राप्त करने का सही सूत्र है। अभी हम लोग तुरंत चर्चा की हैं कि IQ इक्वल टू क्या होता है, IQ इक्वल टू अभी हम लोग चर्चा किए हैं कि IQ इक्वल टू होता है क्या, मेंटल एज यानी मानसिक आयु बटा रियल एज या क्रोनिकल एज। ठीक है, रियल एज या क्रोनिकल एज इंटू 100। ठीक, तो मेरा ध्यान देखिए 100 है, तो 100 में देखिए मानसिक आयु और क्रोनिकल एज यानी मानसिक आयु और कालानुक्रमिक आयु। कालानुक्रमिक का मतलब होता है वास्तविक। ठीक है, वास्तविक आयु इंटू 100 पहला ऑप्शन आंसर होना चाहिए। लेकिन आगे देख लीजिए, कालानुक्रमिक आयु और मानसिक आयु, ये नहीं होगा, उल्टा हो गया, मानसिक आयु और कालानुक्रमिक आयु। लेकिन यहाँ कह दिया है 125 से गुना करना है, नहीं है, गलत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा पहला ही इसका आंसर हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न। रमेश और अंकित की सामान्य बुद्धि लब्धि 120 है। चलिए दो लड़का है रमेश और अंकित, जिसका IQ दोनों का क्या होता है 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। ठीक है, यदि
अंकित का उम्र जो दिया हुआ है यानी वास्तविक आयु जो उसका दिया हुआ है वह 12 वर्ष का है, तो रमेश का मेंटल एज निकालना है। ठीक है, चलिए हम लोग रमेश को आर मानते हैं, तो आर और ए दोनों का IQ जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 120 दिया हुआ है। ठीक, चलिए 120 इसका क्या है IQ है। ठीक है, IQ है। अब कहता है कि रमेश का एज हमको नहीं पता है, लेकिन अंकित का एज हमको दिया हुआ है 12 वर्ष। ठीक, लेकिन प्रश्न में कहता है कि वह 2 वर्ष छोटा है, इसका मतलब वह 10 वर्ष का होगा। अब क्लियर है। अब हमको कहता है कि रमेश का मेंटल एज निकालना है, तो ठीक है, तो हम लोग जानते हैं IQ इक्वल टू कितना होता है, IQ इक्वल टू हम लोग होता है मेंटल एज। तो मेंटल एज हमको पता नहीं है, सपोज करते हैं मेंटल एज कितना है X है। ठीक है, और उसका रियल एज तो हमको पता हो गया, किसका, रमेश का पूछ रहा है, तो रमेश का रियल एज कितना हो गया 10 साल। तो 10 लिखेंगे, इंटू यदि हम यहाँ कर देते हैं 100 से, तो यह किसके बराबर हो जाता है IQ के बराबर, और IQ मेरा कितना दिया हुआ है 120 दिया हुआ है। ठीक है, 120। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि 1 0 यहाँ से कट जाएगा, 1 0 यहाँ से कट जाएगा। ठीक, फिर 1 0 हम लोग इधर काटेंगे, तो 1 0 यहाँ से काटेंगे, तो x का इक्वल कितना, एक वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ 12। ठीक है, और यह 12 में क्या मान के चले हैं, इसकी मानसिक आयु को हम लोग x माने हैं, तो मानसिक आयु x होगा, यानी ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर होगा 12 साल। ठीक है, चलिए देखिए 58 प्रश्न में कहता है कि बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि यानी जनरल फैक्टर और विशिष्ट बुद्धि यानी स्पेशल इंटेलिजेंस, ठीक है, स्पेशल फैक्टर S की उपस्थिति का समर्थन करता है। और नियम देखिए कौन सा नियम होगा, नियम प्रतिकूल का सिद्धांत नहीं होगा, ये गलत है। गिलफोर्ड का बुद्धि सिद्धांत, ये भी गलत है। स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत, हाँ ये हो सकता है कि स्पीयरमैन का 2 फैक्टर थ्योरी में जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर की बात कही गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 59, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सही है ना, कौन सा कथन जो है यहाँ सत्य है। कहता है बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमति संबंधित, ठीक है, कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंधित। कालानुक्रमिक आयु, कालानुक्रमिक का मतलब होता है वास्तविक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित। बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्ष संबंधित। याद रखिएगा इसमें जो है ऑप्शन नंबर 3 सही है और यही मेरा आंसर होगा। चलिए 60, सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन योजना में व्यापक जो होता है, कम्प्रिहेंसिव शब्द यहाँ खाली जगह है, के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। क्या किया जाता है, बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत, या फिर LL थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो होता है जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 61, कहता है शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में कौन होता है, वाचक, राजनीतिक नेता, शल्य चिकित्सक या फिर कवि। याद रखिएगा ऐसे बालक क्या होते हैं, शल्य चिकित्सक होते हैं। 62, सिरिल वर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, क्या होती है, 120 से अधिक, नहीं गलत है, 85 से कम ये हो सकता है ना, 120 से कम ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कि सिरिल जो बर्ट है उसके अनुसार जो होता है पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है। नेक्स्ट देखिए 63, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है, क्या होती है, वह अत्यधिक महत्वाकांक्षा होता है, बहुत महत्वाकांक्षा होता है उसमें। फिर देखिए उसकी बुद्धि लब्धि 100 से अधिक होती है। विस्तृत शब्दकोश यानी ज्ञान का भंडार यानी शब्दों का भंडार होता है उसके पास, इनमें से सभी, और यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट 64, पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य यानी 10-11 साल की आयु में, है ना, आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा के नीचे की कक्षा का कार्य नहीं कर पाता है। कहने का मतलब है कि पिछड़ा बालक जो है, जो जितना उसका उम्र है उस उम्र के अनुसार जो होता है वो अपना काम नहीं कर पाता है। यह कथन कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है, देखिए सिरिल वर्ट के अनुसार, टर्मन का, फिर टेलर का या मारंटिस का। तो यह कथन जो होता है टर्मन के द्वारा कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 66। याद रखिएगा इसमें कह रहा है कि अचीवमेंट, यहाँ कहता है निष्पत्ति लब्धि, इसका मतलब होता है
अचीवमेंट क्वोशेंट। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि अचीवमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं कि निष्पत्ति लब्धि का सूत्र होता है। निष्पत्ति मतलब यहाँ उपलब्धि बोल सकते हैं, उपलब्धि लब्धि यानी जो अचीव किया है वो, ठीक है, उसका सूत्र होता है। याद रखिएगा, एक सूत्र हम लोग IQ इक्वल टू पढ़े हैं मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। यहाँ पर पूछ रहा है निष्पत्ति लब्धि यानी AQ पूछ रहा है, वहाँ IQ पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला होता है, पहला आंसर मेंटल एज बाय क्रोनिकल एज नहीं होगा, है ना, क्रोनिकल एज बाय एजुकेशनल एज नहीं होगा, फिर देखिए एजुकेशनल एज बाय क्रोनिकल एज भी नहीं होगा। याद रखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4 होगा। इसमें कहता है शैक्षिक आयु बटा मानसिक आयु गुने 100 यानी एजुकेशनल एज, है ना, बाय मेंटल एज इंटू 100। याद रखिएगा ये ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे देखिए आरबी कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है, किसके तुल्य है? वंशानुगत कारकों की, या फिर पर्यावरणीय कारकों की, बौद्धिक कारकों की, या फिर सामाजिक कारकों की। ठीक है, तो 67 में याद रखिएगा वंशानुगत कारकों की आंसर होगा। आगे चलिए देखिए 68 में कह रहा है क्या? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना, दूसरे को अभिप्रेरित करने का कौशल, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, दूसरे के साथ बातचीत करने का कौशल। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 69। स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि क्या कहलाता है? भाषाई बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, या व्यक्तिगत बुद्धि, है ना, व्यक्तिगत बुद्धि। तो इसमें होगा भाषाई बुद्धि। इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 69 रिपीट हो गया क्वेश्चन, सॉरी इसके लिए। चलिए आगे देखते हैं 70 प्रश्न है। ये अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। कौन सा व्यवहार है? दूसरे के अंतर्मन यानी उसके अंतर के मन की इच्छाओं एवं मंशा का पता लगाना, दूसरे के मूड को भांप जाना, या मिलते जुलते संवेगों तथा उदासी एवं पछतावे में भेद पाना। फिर देखिए दूसरे के विचारों एवं व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए उनसे संबंधित जानकारी का उपयोग करना। तो देखिए 70 में जो आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट चलिए 71। देखिए निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सही नहीं है? ठीक है, कहता है क्या? यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य या फिर अनुकूल स्थापित करने में सहायक है ना। यहाँ पर कह रहा है कौन सा गलत है, यानी पहला भी मेरा सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा में देखिए 71 में कहता है कि यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, ये भी सही है। यह अस्थायी एवं अपरिवर्तनशील है, गलत है। ठीक है, यही गलत है, अपरिवर्तनशील नहीं है, यह परिवर्तनशील होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 72 में हम लोग देख रहे हैं गिलफोर्ड ने कितनी मौलिक मानसिक योग्यता के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन किया है? 1, 2 या फिर 3? तो याद या 4? देखिए ये इसने तीन आधार पर किया था, है ना, तीन मौलिक मानसिक योग्यता के आधार पर बुद्धि को बना था। ठीक है, देखिए 73 में हम लोग देख रहे हैं क्या कि किस मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला खोलकर बुद्धि परीक्षण के कार्य को वैज्ञानिक आधार बनाया था? याद रखिएगा गॉल्टन, वुंट, कैटल या एबिंगहास। याद रखिएगा वुंट होगा। वुंट ने सबसे पहले प्रयोगशाला खोलकर बुद्धि परीक्षण के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान किया था। आगे चलिए देखिए 74। सामूहिक बुद्धि परीक्षण की क्या सीमा है? इसमें वस्तुनिष्ठता बहुत कम होती है, इसमें एक ही बालक का परीक्षण हो सकता है, इसमें समय एवं धन अधिक व्यय होता है, इसमें परीक्षक का प्रयोजन से व्यक्तिगत संबंध स्थापित नहीं हो सकता है, और यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 75 में कहता है 70 से 80 तक की बुद्धि लब्धि वाले बालक को टर्मन ने किस नाम से पुकारा है? मूर्ख कहा है, हीन बुद्धि कहा है, मंद बुद्धि, या फिर क्षीण बुद्धि? तो इसको हीन बुद्धि उसने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं 76 में किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को 7 प्रमुख योग्यता का समूह बताया था? स्पीयरमैन ने, थ्रस्टन ने, थॉर्नडाइक ने, या फिर टर्मन ने? तो थ्रस्टन ने इसको 7 भाग में बताया था और उसका एक समूह के रूप में बताया था। आगे देखिए 1910, है ना, सन 1910 में सर्वप्रथम किसने गणित की बुद्धि परीक्षा संपादित की थी? ठीक है, कॉर्टिस ने, शॉर्टिस ने,
कैटल ने या फिर बीने ने। तो ठीक है, 1910 ईस्वी में जो है शॉर्टिस ने गणित को बुद्धि परीक्षा संपादित की थी, गणित की बुद्धि परीक्षा संपादित की थी। ठीक है, आंसर 2 होगा। नेक्स्ट देखते हैं 78 में, बुद्धि लब्धि और भाषाई संबंधी योग्यता में घनिष्ठ संबंध होता है, यानी आईक्यू और उसकी भाषा संबंधी योग्यता में घनिष्ठ संबंध होता है। यह विचार किसका है, यानी किस मनोवैज्ञानिक का है। ठीक है, लॉवेल एवं मार्केल का, स्पाइकर एवं इरविन का, फिशर एवं यम्बा का, या टर्मन का। याद रखिएगा, यह कथन जो होता है स्पाइकर और इरविन का है। 79, बुद्धि संरचना में मूल रूप से 2 कारक निहित होते हैं। यह कथन किसका है, स्पीयरमैन का, थर्स्टन का, गॉर्डन का, गिलफोर्ड का। इसका चर्चा कर चुके हैं, स्पीयरमैन होगा। स्पीयरमैन ने ही दो बुद्धि के 2 कारक बताया था, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। ठीक है, 80 प्रश्न में है, सबसे पहला बुद्धि परीक्षण 1905 ईस्वी में बनाया गया था। इसे किसने बनाया था, टर्मन और बीने ने, वेस्लर और आर्थर ने, साइमन और वेस्लर ने, बीने और साइमन ने। याद रखिएगा, बीने ने बनाया था इसने। ठीक है, इसको बनाया था सबसे पहले बीने ने। 81 में, बुद्धि के विकास में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का प्रभाव अधिक पड़ता है। एकदम सही है, वंशानुक्रम से अधिक प्रभाव पड़ता है वातावरण, यानी वातावरण जिस प्रकार का मिलता है वैसे ही बालक डेवलप करता है। ठीक है, यह कथन है, कहा गया है इसके द्वारा। यह सत्य है पहले या असत्य है, अर्ध सत्य या फिर काल्पनिक है। यह एकदम 100% सही है। ठीक है, पहला आंसर होगा। देखिए 82 प्रश्न में है, मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है 70 से 75 से 120, 120 से अधिक, या 60 से कम, या फिर 60 से अधिक। तो 82 में मेरा होता है, जो मंद बुद्धि वाला बालक होता है उसकी आईक्यू लेवल जो होता है 60 से कम होता है। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 130 से ऊपर, 120 से ऊपर, 140 से ऊपर, 150 से ऊपर, 140 से ऊपर होगा। आगे चलिए देखिए 84 में, पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कितने से कम होती है। ठीक है, पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कितने से कम होती है, 70 से कम, 85 से कम, 80 से कम, 100 से कम, यानी 80 से कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बुद्धि को स्थूल, अमूर्त और सामाजिक नामक 3 प्रकारों में विभाजित किया है। किसने, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। टर्मन ने, है ना, स्टर्न ने, थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को स्थूल, अमूर्त और फिर सामाजिक नामक 3 प्रकार में विभाजित किया था। 86 में है, बुद्धि द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का विशिष्ट तत्व होता है। क्या होता है, जन्मजात होता है, अर्जित किया जा सकता है। बुद्धि सभी बुद्धिमान व्यक्तियों में समान रूप से पाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो 86 में देखिए, हम लोग देखते हैं कि बुद्धि जो होता है ना, इसमें द्वितत्व के अनुसार जो होता है विशिष्ट जो होता है, यानी स्पेशल चेत को हम लोग अर्जित कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि मेहनत से हम लोग उसको ला सकते हैं। ठीक है, मेहनत से ला सकते हैं, यानी विशिष्ट बुद्धि का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कुछ स्पेशल योग्यता, जैसे मान लीजिए सुंदर बोलने की योग्यता, हम नहीं सुंदर बोल पाते हैं तो कुछ समय तो प्रयास करेंगे तो हम अर्जित कर सकते हैं, है ना। कम नंबर मेरा आता है, मेहनत करेंगे तो ज़्यादा नंबर आ सकता है। ठीक है, स्टेज में सुंदर बोल नहीं पाते हैं, लेकिन यदि हम प्रयास करेंगे तो उसको हम अर्जित कर सकते हैं और वो मेरा एक स्पेशल ज्ञान हो जाता है। आगे चलिए देखिए 87 प्रश्न में कहता है कि बुद्धि के तृतीयत्व सिद्धांत में स्पीयरमैन ने तीसरा तत्व, जो उन्होंने अपने द्वितत्व सिद्धांत में नहीं बताया था, यानी पहले में उसका एक सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व पहले से था, तीसरा तत्व नहीं बताया था, उसको बाद में जोड़ा उसने, समूह तत्व ये नहीं होगा, यानी एकल तत्व को उसने बाद में जोड़ा था। ठीक है, उसमें क्या जोड़ा था, उसने एकल तत्व को जोड़ा था। आगे चलिए देखिए 88 में कहता है क्या, बालक प्रसंगबोध परीक्षण, है ना, 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किया गया है। क्या किया गया है, पहला देखिए, सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, लोगों के स्थान पर जानवरों को, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, या वयस्कों के स्थान पर बालकों को। याद रखिएगा, जो भी मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग करता है सबसे पहले जानवरों पर करता है, याद रखिए इसको। इसीलिए यहाँ पर क्या है, लोगों के स्थान पर जानवरों को करता है, यानी जानवरों को जो अपने प्रयोग में शामिल करता है, उसी के आधार पर वह मानव पर भी उसका उपयोग करता है। ठीक है, 89 में हम लोग देख रहे हैं कि 89 में देखिए,
एक बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जा सकता है श्रेष्ठ बुद्धि में, सामान्य से अधिक में, या सामान्य बुद्धि में, या फिर मंद बुद्धि में। ठीक है, तो इसको हम लोग सामान्य बुद्धि में वर्गीकृत करेंगे यानी रखेंगे। 90 प्रश्न कहता है हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। पहला है भाषा, सृजनात्मकता, अंतर्वैयक्तिक कौशल, बाह्य व्यक्तिक कौशल। याद रखिएगा इसमें सृजनात्मकता को छोड़कर बताया गया है। ठीक है, आंसर इसमें सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी होगा। 91 में बुद्धि लब्धांक यानी IQ सामान्यतः, ठीक है, सामान्यतः खाली जगह है के रूप में शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित है, कम से कम, पूर्ण या उच्च या मध्य। याद रखिएगा इसमें उच्च होगा, कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर तीसरा आंसर होगा बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन हेतु संबंधित है, ऑप्शन 3 सही होगा। देखिए 92 में हम लोग देख रहे हैं कि 60 मिनट में आपको 60 प्रश्नों का उत्तर देना है, एकदम सही है। चलिए मान लिया जाए जिस तरह का आप अभी 150 नंबर का क्वेश्चन सीटेट में देंगे 2.5 घंटा में, ठीक है, तो यहाँ कहता है 60 मिनट में आपको कितना आंसर देना है, 60 प्रश्न का आंसर देना है। आप कितने अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे, यह बुद्धि प्रश्न, यानी कितना से अधिक आपको आंसर देना है, ये बुद्धि परीक्षण है। कैसा, शक्ति बुद्धि परीक्षण, गति बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, या इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा बात है, कितना स्पीड से आप क्वेश्चन को बना पाते हैं, यानी 60 मिनट में 60 प्रश्न बनाने की स्पीड है कि नहीं, तो स्पीड होगा यानी गति बुद्धि परीक्षण होगा। 93 में है एक बालक यंत्रों एवं मशीनों में रुचि रखता है ना, अपनी खिलौना कार को खोलकर देखता है, उसके अंदर बुद्धि का कौन सा प्रकार विद्यमान है। ठीक है, यानी मूर्त बुद्धि है, सामाजिक बुद्धि है, अमूर्त बुद्धि है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए इसको, इस तरह का बच्चा को हमारा मूर्त बुद्धि में स्थान रखता है। नेक्स्ट देखते हैं 94 में वर्तमान समय में बुद्धि माप क्यों आवश्यक है। ठीक है, देखिए पिछड़े बालक का चुनाव हेतु, ये नहीं होगा। आगे देखिए भावी सफलता के ज्ञान हेतु, या फिर बालकों के वर्गीकरण हेतु, या उपरोक्त में सभी। वर्तमान समय में बुद्धि का मापक जो होता है उसकी भावी सफलता के लिए होती है। ठीक है, ऑप्शन 2 सही होगा। 95 में देखिए IQ का सूत्र दिया हुआ है, ये तो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, IQ इक्वल टू होता है मेंटल एज बाय क्रॉनिकल एज इंटू 100। ठीक है, एकदम ईजी है, पहला ही आंसर होगा, यानी मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट चलिए, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। 96 में देख रहे हैं कि कक्षा में एक बालक अपने साथियों की अपेक्षा हर पाठ को सबसे तीव्रता से पढ़ता है और समझता है, यानी बहुत जल्दी पढ़ता भी है और जल्दी समझ भी लेता है। यह समस्या समाधान अद्वितीय तरीके से करता है, यानी कोई उसके साथ समस्या भी आ जाता है तो वह एकदम अलग ढंग से कर लेता है। ठीक है, तो इसकी संभावित IQ क्या होगी, 140 से अधिक, या 81 से 90, या फिर 91 से 100, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा बात है कि इस तरह का बच्चा जो होगा प्रतिभाशाली बच्चा होगा, और वैसा बच्चा का IQ लेवल 140 से अधिक होगा। देखिए 98 में जहां प्रश्नों का स्वरूप शब्दों में हो, कहने का मतलब है कि जहाँ प्रश्न का स्वरूप जो होता है शब्द में हो, वहीं बुद्धि परीक्षण इस प्रकार का होगा। कैसा होगा, शाब्दिक होगा, अशाब्दिक होगा, गतिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सिंपल कह रहा है क्या है कि यह स्वरूप किस प्रकार का है, शब्दों में है तो शाब्दिक होगा। क्लियर है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट 99 में देख रहे हैं शक्ति बुद्धि परीक्षण की विशेषता है प्रश्नों में कठिनाई का स्तर सामान्य, प्रश्नों की कठिनाई स्तर बढ़ता जाता है, बुद्धि का संबंध प्रश्नों को हल करने की गति से है, उपरोक्त में से सभी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं शक्ति बुद्धि परीक्षण का विशेषता होती है कि क्वेश्चन का लेवल जो होता है धीरे धीरे, यानी उसकी कठिनाई का स्तर क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ठीक है, चलिए देखिए 100 प्रश्न क्या है। आर्मी अल्फा परीक्षण एक परीक्षण है, शाब्दिक समूह सामूहिक या फिर अशाब्दिक व्यक्तिगत, शाब्दिक व्यक्तिगत या अशाब्दिक सामूहिक। तो याद रखिएगा आर्मी अल्फा परीक्षण जो होता है शाब्दिक सामूहिक होता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए हम लोग 100% क्वेश्चन चर्चा कर लिए। अभी देखिए अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक करें इसको और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। सब्सक्राइब नए लोग ज़रूर करें, जब भी हम नया कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास वो नोटिस चल जाए और आप फ्री में क्लास करें। ठीक है, चलिए धन्यवाद, ओके बाय।